हाय दोस्तों। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था। कौन सा टॉपिक था वो? एसिंक्रोनस काउंटर, है ना। एसिंक्रोनस काउंटर में मैंने आप लोगों को बताया कि दो तरह के काउंटर होते हैं, बाइनरी काउंटर और नॉन बाइनरी काउंटर। और एसिंक्रोनस काउंटर को हमने बोला था रिपल काउंटर, जैसे कि था रिपल एडर। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बाइनरी रिपल काउंटर के बारे में बात की। उसके अंदर हमने ये देखा कि दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, अप काउंटर और डाउन काउंटर। अप का मालूम कैसे चलता है? अगर क्लॉक सिग्नल और ट्रिगरिंग इसका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए तो अप काउंटर है, और इसका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो जाए तो डाउन काउंटर है। यही चीज हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह से वेवफॉर्म आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले होता है वो होता है n इंटू टीपीडी, वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और इसी के बेसिस पे मैंने निकाली थी मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो यूज हो सकती है, वो थी 1/n इंटू टीपीडी, ठीक है। अब पिछले लेक्चर के एंड में मैंने आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था। उस क्वेश्चन का डायग्राम बोर्ड पे गिवन है। मैंने ये बोला था इनिशियल स्टेट दे रखी थी मुझे काउंटर की। इनिशियल स्टेट मुझे क्या दी गई थी? 101 दी थी मैंने शायद से। इनिशियल स्टेट मैंने दी थी 110, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट थी अपनी 110, और मैंने ये पूछा था 1333 क्लॉक पल्सेस के बाद क्या स्टेट आएगी, ठीक है। ऐसा ही हमने पूछा था। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये काउंटर देख के ये तो समझ आ रहा है ये रिपल काउंटर है, ठीक है। क्योंकि रिपल काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अलग अलग जाती है, एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक बनता है, और जिसमें क्लॉक होती है वो कौन सी बिट होती है? एलएसबी। तो रिपल काउंटर समझ आ रहा है। अब बात आ रही है अप काउंटर है या डाउन काउंटर। तो उसके लिए देखो, क्यू गया है क्लॉक में। क्लॉक की ट्रिगरिंग कैसी है? नेगेटिव एज। मैंने बोला अगर क्लॉक सिग्नल और एज का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो वो कौन सा काउंटर बनता है? अप काउंटर। तो मैं इसे बोलूंगा ये कौन सा काउंटर हुआ? 3 बिट रिपल अप काउंटर, ये बन गया। अब 3 बिट काउंटर में कितनी स्टेट्स होंगी? 2⁻³ यानी कि 8 स्टेट्स ये कवर करेगा। तो इसका पीरियड ये भी तो कह सकते हो कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा पूरे काउंटर का? 8 टाइम्स टी क्लॉक। अब हमने नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कितनी बताई हैं? नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस हैं अपनी 1333। और कितनी क्लॉक पल्स आती हैं एक पीरियड में? 8 क्लॉक पल्स, क्योंकि 8 स्टेट्स है। तो अब देखो मैं क्या कहूंगा, इनिशियली Q2 Q1 Q0। इनिशियली क्या दिया है? 110। इसका पीरियड 8 साइकिल है, तो हम बोलेंगे सेम स्टेट इज रिपीटेड आफ्टर एवरी 8 साइकिल्स। ये बात क्लियर है ना? सेम स्टेट रिपीट हो जाएगी हर 8 साइकिल के बाद। अब देखो कि 1333 को कैसे तोड़ोगे। इसको ना 8 से डिवाइड करना, तो क्वेशंट क्या आएगा? अगर क्वेशंट की बात करें 153 बचेगा, फिर 6 48, 53 बचा 6 48, रिमाइंडर आएगा 5। इसका मतलब ये जो 8-8 साइकिल हैं ये 166 बार आ रही है, 166 नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है ये 8 साइकिल्स का ग्रुप। यानी ये जो 110 है ये 166 टाइम्स रिपीट होगा। मैंने 8 से डिवाइड किया है ना, तो मैं ये पता लगा रहा हूं ये 8 साइकिल कितनी बार ऑकर होती है। कितनी बार ऑकर होती है? 166 टाइम्स। इसका मतलब है 166 टाइम्स दिस स्टेट विल बी रिपीटेड। अब उसके बाद 5 साइकिल और हैं, रिमाइंडर तो 5 है ना, तो देखें जरा
ये वाली स्टेट क्या है अपनी 4 to 1 की वेटेज के हिसाब से 6 है, तो 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8, ये एक क्लॉक साइकिल पे, दूसरी पे सॉरी 8 नहीं होगी, 7 के बाद 0 जाएगी, फिर तीसरी पे 1, चौथी पे 2 और फिर पांचवी पे 3। ठीक है, 8 साइकिल बाद रिपीट हो रही थी, तो 166 इंटू 8 इतनी बार रिपीट हो रही है ना, तो उतने में 6 आ जाएगा वापस से 110। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अगली 5 का देखना चाह रहा हूं, तो एक लगाई तो 7, दो लगाई तो 0, तीसरी लगाई तो 1, चौथी लगाई तो 4 2 और पांचवी लगाई तो 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 0 1। तो ये स्टेट मिलेगी 1333 पल्सेस के बाद। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा मत सोचना कि 1333 टाइम्स इसे रन करना पड़ेगा। तुम क्या करो, तुम पहले ये चेक करो कि काउंटर का पीरियड क्या है। ठीक है, एक बार पीरियड पता चल गया तो उसका मतलब है उतनी नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद हमारा काउंट रिपीट होगा। फिर ये पता लगाओ रिमाइंडर क्या है डिवीजन के बाद, उतनी क्लॉक साइकिल आगे तुम्हें चलाना है। तो कितनी क्लॉक साइकिल के लिए डिराइव करना पड़ेगा हमेशा, दैट इज इक्वल टू द रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ये बात क्लियर हुई? तो क्या जानकारी चाहिए, सबसे पहले पीरियड, फिर नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल को पीरियड से डिवाइड करोगे, जितना रिमाइंडर आएगा उतनी बार ही हम काउंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फिर चाहे कोई भी काउंटर हो, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से टैकल करना है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो लास्ट वीडियो के अंदर अपना जो डिस्कशन था वो बाइनरी रिपल काउंटर पे था। मैंने बताया था बाइनरी और नॉन बाइनरी का क्या मतलब है। बाइनरी में अगर n फ्लिप फ्लॉप लगे हैं तो उसके अंदर सारी स्टेट कवर होती है 2 की पावर n, और नॉन बाइनरी में सारी स्टेट्स कवर नहीं की जाती। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो एसिंक्रोनस काउंटर का सेकंड पार्ट है, दैट इज नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। ठीक है, अब नॉन बाइनरी रिपल काउंटर जैसा मैंने बताया वो काउंटर जिसमें सारी 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज को कवर ना किया जाए। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, अप या डाउन। सिंक्रोनस की तरह से वो कोई रैंडम सीक्वेंस नहीं बना सकता, वो या तो सीक्वेंस इंक्रीज करता जा सकता है या डिक्रीज करता जा सकता है, बट कोई भी रैंडम नंबर को ऐसे नहीं चूज कर सकते कि 0 1 5 6 ये काउंट चाहिए। अगर ऐसा कोई रैंडम सीक्वेंस चाहिए देन इट कैन ओनली बी डन बाय अ सिंक्रोनस काउंटर। तो इसका मतलब बाइनरी हो या नॉन बाइनरी, एसिंक्रोनस काउंटर में सीक्वेंस तो पैटर्न में ही चलेगा, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, यानी या तो अप काउंटर या फिर डाउन काउंटर, पैटर्न में ही चलना चाहिए। इतनी बात समझ आती है? फिर नॉन बाइनरी का मतलब क्या हुआ? तो नॉन बाइनरी का मतलब है सारी स्टेट कवर नहीं करनी लेकिन जाना सीक्वेंस में ही है। मतलब जैसे मान लो 8 स्टेट है 0 से 7, तो तुम 0 से 5 ही कवर कर लो लेकिन जाओगे सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाओगे, लेकिन कवर सीक्वेंस में करोगे, भले ही सारी स्टेट्स को कवर ना किया जाए, कोई स्टेट स्किप नहीं कर सकते हो। तो इसमें वाला पॉइंट लिखो, इन अ नॉन बाइनरी रिपल काउंटर, in a non-binary ripple counter we do not cover all the possible states but whatever states are being covered should either lie in up sequence or down sequence. Should either lie in up sequence or down sequence, but we cannot
skip any intermediate states. We cannot skip any intermediate states. बीच की कोई स्टेट को गायब नहीं कर सकते, कवर सारी करनी पड़ती है, ठीक है। बट कवर कहां तक करोगे ये तुम डिसाइड कर सकते हो। अब बात आती है ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं। ये डिसाइड हम लोग करते हैं यूजिंग एसिंक्रोनस इनपुट। मैंने फ्लिप फ्लॉप के अंदर दो एसिंक्रोनस इनपुट बताए थे जब काउंटर की शुरुआत हुई थी, एक प्रीसेट और एक क्लियर। प्रीसेट क्या करता है, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 1 करता है, क्लियर क्या करता है, 0 करता है। तो इन दोनों इनपुट्स की मदद से हम लोग जहां चाहें वहां पे काउंट को रोक सकते हैं। यानी रोकना कहां ये तुम डिसाइड करो, लेकिन जितनी भी स्टेट कवर करोगे वो करनी सीक्वेंस में पड़ेंगी, बीच की कोई स्टेट को स्किप नहीं कर सकते। मतलब प्रीसेट और क्लियर से ये इंश्योर कर सकते हो कि 3 बिट की मदद से 7 तक ना जाएं, जैसे कि 4 तक रुक जाएं। तो 0 1 2 3 4 यहां तक काउंट करें, 5 6 और 7 को काउंट ना करें। और ऐसा किस इनपुट की मदद से करोगे, प्रीसेट और क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, in order to reduce the number of states, in order to reduce the number of states as compared to 2 to the power n, reduce the number of states as compared to 2 to the power n, we make use of asynchronous preset and clear input. We make use of asynchronous preset and clear input. ठीक है, कैसे करते हैं ये चीज हम आगे देखेंगे। तो इसमें पहला एग्जांपल लिखना, mod 6 ripple up counter, mod 6 ripple up counter, ब्रैकेट में लिख लो इनिशियली रीसेट। अब mod 6 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 6 स्टेट पॉसिबल हैं और इनिशियली क्या है, रीसेट। अगर इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हैं तो सभी का आउटपुट इनिशियली क्या है, 0। और सबका आउटपुट अगर 0 है तो क्या आउटपुट है, 0 0 0। ठीक है, तो इसमें लिखो mod 6 counter implies that there are 6 different states starting from zero because all flip-flop are initially reset। अब देखो अगर स्टेट डायग्राम की बात करें, स्टेट डायग्राम अब सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है ना, स्टेट डायग्राम क्या होता है। बस स्टेट्स को हम लोग कनेक्ट करके दिखा देते हैं ग्राफिकली। तो किस तरह से प्रोसीड करना है हमें, स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट है। अप काउंटर बनाना है तो 1 पे जाओगे, फिर 2 पे, कितनी स्टेट्स चाहिए हमें, 6 चाहिए, 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, हो गई 6 स्टेट। फिर कहां चले जाओ, 0 पे। ये 6 स्टेट्स हमें कवर करनी है। अब 6 स्टेट में मैक्सिमम काउंट कितना है, 5। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड is equal to n greater than equal to log 2 base n plus 1, where capital N is the maximum count। मैक्सिमम काउंट कितना है, यहां 5 है, 5 प्लस 1 6, तो n क्या हो गया, 3। ठीक है, क्योंकि 3 अगर रखोगे तो 2 की पावर n क्या है, 8। हमें 8 में से 6 स्टेट का यूज करना है,
यानी कि 2 स्टेट्स रह जाएंगी अनयूज्ड। कौन कौन सी 2 स्टेट्स को अनयूज्ड छोड़ रहे हो? 6 और 7। अब हमें क्या बनाना है? रिपल अप काउंटर। कितने बिट का? 3 बिट का। 3 बिट का रिपल अप काउंटर पहले बनाता हूं, ठीक है। साफ साफ हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। टी क्यू नॉट टी क्यू वन टी क्यू टू, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। अब क्या करो, हमें क्या पता है प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव, तभी हमारा काम चल सकता है। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ले लो। क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगर ले लिया, ये आ गया। नेगेटिव एज ट्रिगर ले लो। अब देखो क्लॉक के अंदर क्या जा रहा है? क्यू जा रहा है, और ट्रिगरिंग कैसी है? नेगेटिव एज। इसका मतलब है इट इज अ डाउन काउंटर, सॉरी अप काउंटर। और सारे फ्लिप फ्लॉप को टॉगल मोड में सेट करना है, तो सभी के टी पे क्या लगा दो? 1। रिपल काउंटर बनाने का सबसे आसान तरीका ही टी फ्लिप फ्लॉप होता है या जेके होता है, क्योंकि जेके में भी दोनों इनपुट्स को 1 करना होता है, टी में भी इनपुट को 1 करते हैं। तो कुछ ऐसा मेरा काउंटर दिखेगा, लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी होंगी, जिसकी मदद से हम लोग काउंट को रोक पाए 5 पे। आप देखो स्टेट टेबल अगर बनाओगे, स्टेट टेबल अगर बनाते हैं, थोड़ा नीचे से बना रहा हूं क्योंकि अभी सर्किट और बनाना बाकी है। क्लॉक Q2 Q1 Q0। अब इनिशियली क्या है? तीनों 0 0 0। मैंने इनिशियली रीसेट बोला है ना। अगली क्लॉक पे क्या आएंगे? अप काउंटर है 0 0 1। अगली क्लॉक पे 0 1 0। अगली क्लॉक पे 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर क्या आना चाहिए था? 1 1 0। लेकिन ये वाली स्टेट ना आकर के, फिफ्थ के बाद 6 ना आके क्या आएगा? 0 0 0। तो इसके बदले क्या आना चाहिए? 0 0 0, ठीक है। तो यानी हमें 6th स्टेट पे नहीं जाना, हमें कहां जाना है? 0 0 0 पे। अब ऐसा कैसे कर सकते हो, ये बात बहुत ध्यान से समझना। सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 0 कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? यूजिंग अ क्लियर इनपुट। जैसे याद करो प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी, या फिर मेरे ख्याल से सिंक्रोनस काउंटर में, शायद सिंक्रोनस काउंटर में मैंने एक जगह ये भी बताया था, लॉकआउट अवॉइड करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग सभी फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर दें जैसे ही कोई अनयूज स्टेट आती है। तो मैंने क्या किया था, वहां पे एक क्लियर सिग्नल जनरेट कर लिया था, और सभी फ्लिप फ्लॉप में वही क्लियर सिग्नल हमने लगा दिया था, ताकि जैसे ही अनयूज स्टेट आए सारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाए 0। सेम वे में यहां मैं क्या कह रहा हूं कि छठी स्टेट नहीं आनी चाहिए, 5वीं के बाद अगली क्लॉक पल्स पे क्या आना चाहिए? 0। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि क्लॉक पल्स आते ही जैसे ही ये 6 पे पहुंचे तुरंत रीसेट कर दो। अब एक बात ध्यान देना, एसिंक्रोनस रीसेट की खासियत क्या थी? एसिंक्रोनस रीसेट की खासियत ये थी कि जैसे ही रीसेट सिग्नल मिलता है या क्लियर सिग्नल मिलता है, तुरंत वो सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को 0 कर देता है, उसे क्लॉक का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि 5वीं पल्स पे क्या आ रहा था? 101। छठी पे क्या आएगा? ऑटोमेटिकली 110। लेकिन जैसे ही ये आए तुरंत तुम क्लियर को एक्टिव कर दो। क्लियर अगर एक्टिव हो गया, वो तुरंत क्या कर देगा? 0 0 0। तो ये हम देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है।
सिक्स्थ आते ही तुरंत रीसेट हो जाएगा 000, वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस स्टेट। और यही हम चाहते हैं कि फिफ्थ के बाद क्या आना चाहिए, 0। तो इसमें लिखना if we want that the next state after 101 should be 000, should be 000, then we must use asynchronous clear input, then we must use asynchronous clear input, which will make the output of all the flip-flop 0, which will make the output of all the flip-flop 0 as soon as 110 state is reached, as soon as 110 state is reached। ठीक है, तो 110 पे तुरंत रीसेट कर दो, अगली क्लॉक का इंतजार मत करो। देखो 5 पे रीसेट क्यों नहीं कर सकता, अगर 5 आते ही रीसेट करूंगा तो कितनी क्लॉक पल्सेस आई फिर, 1 2, देखो 1 2 3 4 5, पांचवी पे फिर क्या मिल गया, 0। क्योंकि जब रीसेट होगा ध्यान से समझना, तब उसे क्लॉक की जरूरत तो नहीं है। रीसेट क्या है, एसिंक्रोनस। तो अगर तुमने 5वें पे रीसेट कर दिया तब 5वां काउंट आते ही किस में चला गया, 000। 5वां देख भी नहीं पाओगे, 5वां डेवलप हुआ तुरंत रीसेट, तो हमें 5वां तो दिखाई नहीं, तो हमें इफेक्टिवली कौन कौन सी स्टेट दिखेंगी, 0 1 2 3 4। फिफ्थ आते ही किस पे चला जाएगा, 0 पे। तो ये ध्यान रखो, 6 के बाद 0 पे नहीं आ रहा, 6 जैसे ही आएगी तुरंत 0 पे आएगा। इसको 0 पे जाने के लिए क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि 6 वाली स्टेट हमें विजिबल होगी, 6 वाली स्टेट रुकेगी ही नहीं, आते ही सारे फ्लिप फ्लॉप रीसेट हो जाएंगे। अब बात है कि जब क्लियर इनपुट की बात होती है तो क्लियर इनपुट भी दो तरह का होता है, एक्टिव हाई और एक्टिव लो। ये बात क्लियर है, दो तरह का इनपुट हो सकता है, एक्टिव हाई या फिर एक्टिव लो। अब क्या होगा, पहले एक्टिव हाई का एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव हाई क्लियर, तो मैं कहूंगा क्लियर मस्ट बी 1 व्हेन Q2 Q1 Q0 is 110। 110 आते ही तुरंत क्या हो जाना चाहिए, 1। तो इसकी मिन टर्म लिख लो, मिन टर्म अगर लिखोगे तो क्या आएगी 110 की, Q2 Q1 Q0 बार। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, यहां अगर क्लियर है, यहां अगर क्लियर है तो इसको किससे फीड करो, इसको बेसिकली फीड करो एक एंड गेट से। इस एंड गेट के अंदर 3 इनपुट जाने चाहिए, Q2 Q1 और इधर से ले आओ Q0 का बार। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, जैसे ही Q2 Q1 Q0 110 जाएंगे तुरंत क्लियर वाला इनपुट हाई हो जाएगा और सारे फ्लिप फ्लॉप हो जाएंगे क्लियर। तो इसका मतलब है देखो, एसिंक्रोनस काउंटर में हमने कुछ नहीं किया नॉन बाइनरी बनाने के लिए, सिर्फ उसके क्लियर इनपुट को एक सिग्नल हमने दिया है। तो नॉन बाइनरी रिपल काउंटर कैसे मैंने बनाया है, सिंपली अगर सोचोगे, एक बाइनरी रिपल काउंटर लिया और नीचे एक लॉजिक गेट में उसका क्लियर इनपुट को कनेक्ट कर दिया। अब देखो, ऐसे ही अगर एक्टिव हाई क्लियर की जगह एक्टिव लो क्लियर होता, मान लो यहां लो होता, तो मैं क्या कहता,
ऐसा इनपुट आने पे क्लियर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो क्लियर की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, तो क्या लगा दो इस पे, बार, क्योंकि मिनटर्म 110 आने पे 1 हो जाएगी। 110 आने पे अगर 1 हो जाएगी तो उसका बार क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब एंड गेट की जगह क्या लगाओगे, नैंड गेट। लेकिन क्लियर सारे एक्टिव लो हैं, तो क्लियर पे क्या दिखाओगे, बार, और बाहर क्या दिखाओगे, एक बबल। ये बात समझ आई। एक्टिव लो इनपुट पे क्या दिखाना पड़ता है, एक बबल। अब एक चीज ध्यान से सोचो, बबल से बबल कट भी तो रहा है, तो बात तो वहीं पड़ गई। एंड गेट प्लस एक्टिव हाई क्लियर इज इक्वल टू नैंड गेट प्लस एक्टिव लो क्लियर। तो ये वाला पॉइंट भी मैं लिख देता हूं कि अगर एक्टिव हाई क्लियर है तो हम कौन सा गेट यूज कर रहे हैं, एंड गेट। और अगर एक्टिव लो क्लियर है तो हम यूज कर रहे हैं नैंड गेट। ये बात समझ आई। क्योंकि एक्टिव लो में जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है हमें आउटपुट को 0 करना है। 0 करूंगा तभी क्लियर वाला एक्टिव हो पाएगा। तो कंडीशंस ट्रू होने पे कौन से लॉजिक गेट का आउटपुट 0 जाता है, नैंड गेट का। कंडीशन ट्रू होने पे कौन से लॉजिक गेट का आउटपुट 1 जाता है, एंड गेट का। तो इसी तरीके से हम डिसाइड करते हैं एंड गेट का यूज करना है या फिर नैंड गेट का। ठीक है, तो एक्टिव लो में कौन सा गेट लगेगा, नैंड गेट, और एक्टिव हाई में क्या लगेगा, एंड गेट। एक्टिव हाई में क्लियर को 1 करोगे तब रीसेट होगा, और एक्टिव लो में क्लियर को 0 करोगे वो तब रीसेट होगा। ये बात समझ आई। ठीक है, तो एसिंक्रोनस क्लियर का यूज किया है वापस कौन से स्टेट पे जाने के लिए, 0 0 0 पे जाने के लिए। अब एक चीज और देखो, अगर एक्टिव हाई क्लियर की ही मैं बात कर रहा हूं, एक्टिव हाई क्लियर, एक्टिव हाई क्लियर में हम ये कह रहे हैं कि क्लियर क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। या पहले एक्टिव लो की बात कर लो, एक काम करो, यानी क्लियर सिग्नल 0 हो जाना चाहिए कब, when Q2 Q1 Q0 is 110। कोई वैल्यू 0 चली जाए एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए उसे कहते हैं मैक्स टर्म। और देखो वही चीज यहां हो भी रही है, मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट लिया है। मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैक्स टर्म। तो यही बात तो तुम डायरेक्ट भी कह सकते थे, अगर 0 करना है, 0 करने का मतलब क्या होता है, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म कैसे लिखोगे, मैक्स टर्म कैसे लिखी जाएगी, 1 वाले का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 वाले का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 वाला एज इट इज। ठीक है, तो मैक्स टर्म के लिए कौन से गेट का यूज करना है हमें, और गेट का। लेकिन अब ये वाला जो है ये जुड़ेगा Q2 बार से, ये वाला जो है ये जुड़ेगा Q1 बार से। ठीक है, और ये वाला जो है ये जुड़ेगा Q0 से। तो अब की बार Q2 का बार यूज होगा, Q1 का बार यूज होगा, और Q0 एज इट इज। ठीक है, तो एक्टिव लो के अंदर और क्या यूज कर सकते हो, नैंड गेट या फिर और गेट। अब अगर एक्टिव हाई की बात करते, इधर देखो राइट हैंड साइड पे, एक्टिव हाई की अगर बात करते तो क्लियर को क्या करना होता, 1। तो क्लियर को 1 करना है, मैक्स टर्म करती है 0, तो मैक्स टर्म का क्या ले सकते थे, कॉम्प्लीमेंट। मैक्स टर्म अभी हमने लिखी थी Q2 बार प्लस Q1 बार प्लस Q0, क्या ले लो इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर मैक्स टर्म बनाने में और गेट लग रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या लगेगा, नॉर गेट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव हाई ले रहे हो वापस, तो यहां से बबल हटा लेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, हम बबल एक जगह लगा देंगे, नॉर गेट। बात एक ही है। एक चीज सोचो, और पे बबल नहीं था तो आगे था,
तो वो बबल हटा के कहां ले आए, और गेट पे। तो यानी एंड गेट यूज कर सकते हो या फिर नॉर गेट, ठीक है ना। तो हमें एक लॉजिक गेट यूज करना होता है रीसेट करने के लिए, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट या फिर नैंड गेट। तो चलो एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखना, इन केस ऑफ एक्टिव हाई क्लियर, in case of active high clear, the clear signal, in case of active high clear, the clear signal should be made one, should be made one when we need to, when we need to reset the flip flop, when we need to reset the flip flop, that is at the state, that is at the state next to, at the state next to last desired state, next to last desired state। ये बात क्लियर हुई। लास्ट डिजायर्ड स्टेट कौन सी है, पांचवी। तो पांचवी से अगली स्टेट पे रीसेट करोगे, जो भी लास्ट डिजायर्ड है उससे अगले पे हमें रीसेट करना होता है, वहां क्लियर को करोगे 1। इसी पॉइंट में आगे लिखना, फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज एंड गेट, वी कैन यूज एंड गेट, अदरवाइज नॉर गेट, otherwise nor gate। Next point, for active low clear, for active low clear, the clear signal should be made 0, the clear signal should be made 0 at the state, at the state next to, at the state next to last desired state, next to last desired state, and for this purpose, and for this purpose we can use NAND gate, we can use NAND gate, otherwise OR gate, we can use NAND gate, otherwise और गेट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आती है। अब लेकिन ये वाला जो लॉजिक हमने बनाया है ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ऑप्टिमाइज्ड इसलिए नहीं है, इसके अंदर सारे आउटपुट वेरिएबल्स को भेजना पड़ रहा है। इस लॉजिक गेट के अंदर सारे आउटपुट वेरिएबल भेजे जा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड। तो इसमें लिखना, in case we want to optimize, in case we want to optimize the logic gate used to, in case we want to optimize the logic gate used to clear the counter, clear the counter, the number of inputs, the number of inputs to the logic gate used, the number of inputs to the logic gate used should be as minimum as possible, should be as minimum as possible। ठीक है, तो जब सारे ही भेज दिए तो ये लॉजिक ऑप्टिमाइज नहीं हुआ। अब बात है ऑप्टिमाइज कैसे करें, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है। हमें रीसेट कहां करना है, हमें रीसेट करना है छठे पे। मुझे छठे में कोई ऐसी खासियत बताओ जो पहले कभी ना हुई हो, यानी छठी स्टेट में क्या कोई ऐसा पैटर्न दिख पा रहा है विच हैज नॉट ऑकर्ड बिफोर दिस स्टेट। एक बार देखो, कोई ऐसा लॉजिक, कोई ऐसा पैटर्न जो पहले नहीं आया था। तो देखो, पहले कभी भी ये दोनों बिट साथ में 1 नहीं हुई थी। देख लो चाहे पीछे 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, यहां आके 1 1 हुई है।
अगले में भी 1 1 होंगी, लेकिन अगले की तो नौबत आएगी ही नहीं। जब तुमने छठे पे रीसेट कर दिया तो सातवें पे तो पहुंचे ही नहीं। तो यानी छठी स्टेट में सिर्फ ऐसा होता है कि Q2 और Q1 दोनों 1 1 हो जाए। पहला पॉइंट लिखो, इन दिस काउंटर Q2 and Q1 in this counter Q2 and Q1 are high simultaneously for the first time in 110, for the first time in 110. Next point, they both will also be high in 111. They both will also be high in 111, but since the counter is being reset at 110, that state will never arrive. इसलिए 111 के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, वो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये भी तो कह सकता था कि मुझे अगर एक्टिव हाई क्लियर की बात करनी है, अगर मुझे एक्टिव हाई क्लियर की बात करनी है तो क्लियर इक्वल टू 1 व्हेन Q2 Q1 इज इक्वल टू 1 1। ये दोनों एक साथ 1 हो जाएं तो क्लियर में क्या लगा सकते हो? अगर मिन टर्म की बात करोगे Q2 Q1 ऐसे लगा सकते हो ना। दोनों जैसे ही 1 1 होंगे तभी क्लियर क्या हो जाएगा? 1। ऐसे ही एक्टिव लो में क्या यूज करते हैं? एक्टिव लो क्लियर, तो इसमें क्या बोलते हैं कि क्लियर को 0 कर दो। कब? जब Q2 Q1 क्या हो जाए? 1 1। तो जो पहले सिग्नल बनाया था उसको क्या कर दो? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब Q2 बार प्लस Q1 बार। तो इसका मतलब है एंड गेट। इसका मतलब क्या है? नैंड या फिर और। ठीक है, लेकिन अब तीनों वेरिएबल का यूज ना करते हुए कितने का यूज करेंगे? 2 का। देखो जैसे एक्टिव हाई का बना के बता देता हूं। एक्टिव हाई में हमने क्या बोला है? एंड करना है Q2 और Q1 का, Q0 को नहीं लेना है। तो ये वाली वायर हटा लो। ठीक है, सारे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेना जब नोट्स बनाते हो, सभी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब मुझे क्या क्या लेना है? Q2 और Q1। तो देखो ये Q1 आ जाएगा यहां से और इधर से Q2 आ जाएगा। ये Q2 आ गया, ये इधर से Q1 आ गया। ठीक है, तो Q2 और Q1 को हम हाई कर देंगे। सॉरी, Q2 और Q1 जब हाई होंगे तो हम क्लियर को क्या कर देंगे? हाई। ऐसे इसका बबल लगा दो अगर ये एक्टिव लो है। कहने का मतलब अगर इधर बबल है तो इधर भी बबल लगा दो। बात तो एक ही है ना, दो बबल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो दोनों जगह तुम बबल चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ये बात अच्छे से समझ आती है? ये बात क्लियर है भाई? किस तरह से रीसेटिंग हो रही है? जितनी स्टेट डिजायर्ड है उससे अगले पे सीधे क्लियर को एक्टिव कर दो ताकि वापस कहां पहुंच जाओ? 0 पे। जितनी डिजायर्ड है उससे नेक्स्ट पे करना है, उसी पे मत करने बैठ जाना। अब देखो एक क्वेश्चन यहां पूछता हूं, थोड़ा दिमाग लगाना, वीडियो पॉज करके एक बार सोचना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, what will be mod of this counter if synchronous clear is used? अब देखो मैंने सिंक्रोनस क्लियर का भी कॉन्सेप्ट बता रखा था
सिंक्रोनस क्लियर के बारे में मैंने क्या बताया था, जब सिंक्रोनस प्रीसेट और क्लियर होते हैं तो मैंने ये बोला था सिंक्रोनस प्रीसेट और क्लियर क्लॉक एज का इंतजार करते हैं, तभी फ्लिप फ्लॉप को क्लियर या प्रीसेट करते हैं, बिना क्लॉक एज के नहीं करते। और एसिंक्रोनस क्या करता है, क्लॉक आए ना आए, जैसे ही सिग्नल एक्टिव हुआ तुरंत वो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को बदल देता है। इट नेवर वेट्स फॉर द क्लॉक एज। ये बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ आ रही है? तो मैं पूछ रहा हूं अगर इसमें एसिंक्रोनस की जगह सिंक्रोनस यूज कर लूं तब क्या होगा? अब देखो हमने क्या बोला था, ये है एक रिपल अप काउंटर। देखो अच्छा चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये सर्किट गिवन है, मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे सर्किट गिवन है और क्वेश्चन ऐसा है, सिंक्रोनस क्लियर का यूज किया है। अब इस क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करोगे ये बात समझते हैं। देखो एनालिसिस करने के लिए क्या करोगे, पहले ये पहचानना कि ये रिपल अप काउंटर है या रिपल डाउन काउंटर है। तो क्या बोलोगे इसमें, तुम बोलोगे Q एज क्लॉक प्लस नेगेटिव ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ना, तो इट इज इक्वल टू अप काउंटर। चलो भाई अप काउंटर है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें प्रीसेट का यूज हुआ या क्लियर का? क्लियर का यूज हुआ है। अगर क्लियर इनपुट यूज हुआ है तो स्टार्ट करोगे 000 से, अगर प्रीसेट होता तो 111 से। ठीक है, तो तुम ये कैसे पहचानोगे काउंटिंग शुरू कहां से करनी है? अगर प्रीसेट होता तो सभी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को क्या करता 1, तब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती 111 से। क्लियर है तो 000 से। अब मैं बनाना शुरू करता हूं। अब ये चीज और निकाल लेना, तीसरा कि क्लियर के अंदर क्या गया है, क्लियर के अंदर क्या गया है, Q2 और Q1 का एंड। यहां से दिख रहा है ना, देखो ये Q1 जा रहा है, ये Q2 जा रहा है, तो Q2 और Q1 का एंड हुआ है। चलो भाई सही बात है, तो हम ये बोल देंगे यहां से कि क्लियर 1 कब हो जाएगा, जब Q2 Q1 क्या हो जाए 1 1। तो मुझे ऐसा ढूंढना है कि Q2 Q1 साइमल्टेनियसली 1 कहां होते हैं, तभी मेरा क्लियर एक्टिव होगा। दोबारा समझो, गेट में अगर क्वेश्चन डिजाइनिंग का नहीं आने वाला है, ये बात समझ लो, डिजाइनिंग का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा एनालिसिस का, ऐसा सर्किट देके ये क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तो तुम क्या क्या चीजें जज करोगे, पहले अप काउंटर है या डाउन काउंटर, तो पता लगा अप काउंटर है। दूसरा क्लियर गिवन है या प्रीसेट, क्लियर गिवन है तो 0 से काउंट शुरू करोगे, प्रीसेट होता तो सभी को 1 करके शुरू करते। तीसरा, क्लियर या प्रीसेट जो भी है उसके अंदर क्या वैल्यू अप्लाइड है, ये पता कर लिया। अब इसके बाद बनाना शुरू करते हैं इसका लॉजिक। इनिशियली क्या मान लोगे 0 0 0, फिर 0 0 1, तब तक बनाना जब तक Q2 Q1 1 1 ना हो जाए। 0 1 0, फिर 0 1 1, देखो अभी भी Q2 Q1 1 1 नहीं हुए हैं, फिर 1 0 0, देन 1 0 1, देन 1 1 0। अब ये आ गया ना Q2 Q1 1 1 हो गए, यानी यहां रीसेट होना चाहिए, यहां पे क्या होगा रीसेट होगा। लेकिन रीसेट कैसा है, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस? रीसेट है तुम्हारा सिंक्रोनस, यानी रीसेट तो होगा बट तुरंत नहीं होगा। रीसेट कब होगा, अगली क्लॉक पल्स पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये बोलेंगे रीसेट आफ्टर या रीसेट एट क्लॉक पल्स। तो रीसेट क्लॉक पल्स पे होगा, तो अगली क्लॉक पल्स पे जाएगा 0 0 0 पे, यानी ये वाली स्टेट इमीडिएटली गायब नहीं होगी, ये एक क्लॉक पल्स के बाद होगी। तो अब ये स्टेट मैं देख पाऊंगा। पहले मैंने क्या बोला था 1 1 0 आते ही तुरंत क्या हो जाता है रीसेट। अगर तुरंत रीसेट हो गया तो वो स्टेट तो मुझे दिखी नहीं, अगर वो स्टेट मुझे दिखी नहीं तो मुझे कितनी दिख रही थी 6। लेकिन अब तुरंत रीसेट नहीं होगा, रीसेट होगा अगली साइकिल में,
तो यानी अगली साइकिल पे लिख सकते हो 0 0 0। यानी अब कितनी स्टेट दिख रही है 6 की जगह, अब दिख रही है 7, 0 से लेके 6 तक। तो ये बन गया मॉड 7 काउंटर, जबकि हमने बनाया क्या था, मॉड 6। तो सिंक्रोनस क्लियर या सिंक्रोनस प्रीसेट यूज करने से एक एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल लगती है क्लियर या प्रीसेट होने में, जिससे कि काउंटर का मॉड 1 से इंक्रीज होता है। तो ये वाला पॉइंट लिखो, if synchronous clear or synchronous preset is used, if synchronous clear or synchronous preset is used, then there is a delay of one clock cycle in resetting the flip-flop, one clock cycle in resetting the flip-flop or counter, and hence the time period increases by t clock. The time period increases by t clock, and the mode of the counter increases by 1. Mode of the counter increases by 1. ठीक है भाई, ये बात समझ आई अच्छे से कि सिंक्रोनस प्रीसेट और सिंक्रोनस क्लियर यूज करने से मॉड 1 से बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो रीसेट करने से पहले क्लॉक साइकिल का इंतजार करेगा, और अगर क्लॉक साइकिल का इंतजार करेगा तो मॉड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई अप काउंटर की। अगला एग्जांपल लिखो, मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर। ओके, मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर, इसमें लिखना ब्रैकेट में इनिशियली सेट। तो अब इनिशियली क्या मान के चल रहे हैं, सभी को 1 1 1। तो हम बात कर रहे हैं मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिखो, सिंस देयर आर 5 स्टेट्स, मॉड 5 का मतलब 5 स्टेट है। सिंस देयर आर 5 स्टेट्स, we need to use 3 flip-flop. We need to use 3 flip-flop because 2 to the power 3 is greater than 5, because 2 to the power 3 is greater than 5। 3 flip-flop का यूज करोगे, इनिशियली सेट है, तो इनिशियली सेट है अगर, तो तुम क्या कह सकते हो, इनिशियली क्या चलेगा, हम बोलेंगे Q2 Q1 Q0 इनिशियली हो गया 1 1 1। ठीक है, यानी क्या है, 7 है, तो शुरुआत 7 से होगी, फिर किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा, फिर 5 पे, हमें 5 स्टेट बनानी है, फिर 4 पे, फिर 3 पे, और फिर वापस 7 पे। तो इस तरह से बनेंगी 5 स्टेट। अब अगर वापस 7 पे जाना है, यानी वापस क्या कर देना है, 1 1 1, तो यहां पे कौन से इनपुट का यूज करोगे 1 1 1 करने के लिए, प्रीसेट। तो इसमें लिखना, since we have to go back to 1 1 1 state, we have to go back to 1 1 1 state, it means
we have to set, it means we have to set all the flip-flop, we have to set all the flip-flop, so we need to use preset signal, so we need to use preset signal. अब देखो सबसे पहला काम क्या करो कि 3 बिट का एक रिपल डाउन काउंटर बना लो, ठीक है। बाद में उसे हम लोग नॉन बाइनरी करेंगे, पहले बाइनरी बना लो, क्योंकि बाइनरी से नॉन बाइनरी आने के लिए क्या करते हो, प्रीसेट और क्लियर का यूज करते हो। तो मैंने 3 बिट का काउंटर ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर टी फ्लिप फ्लॉप वाला ही ले रहा हूं, T0, Q0, T1, Q1 और T2, Q2। अब इसमें क्या करोगे, डाउन काउंटर बनाने के लिए क्लॉक की ट्रिगरिंग और क्लॉक में जाने वाले सिग्नल, उसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसीलिए क्लॉक में भेजो Q और ट्रिगरिंग कैसी कर दो, पॉजिटिव एज, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। और सभी टी इनपुट्स को क्या कर दो, 1। ये मेरे टी इनपुट्स 1 हो गए। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसकी स्टेट्स बना रही है बाइनरी फॉर्म में। तो देखो क्लॉक Q2, Q1, Q0। अब इनिशियली क्या है, तीनों 1 1 1। पहली क्लॉक आती है, डिक्रीमेंट आएगा, 7 के बाद 6 1 1 0। अगली क्लॉक 1 0 1 यानी 5। तीसरी क्लॉक 1 0 0 यानी 4। चौथी क्लॉक 0 1 1 यानी 3। पांचवी क्लॉक 0 1 0। अब देखो ये स्टेट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहां जाना चाहिए, 3 से लेके सीधा 7 पे। तो अगली स्टेट देखो, मैंने क्या बोला था, लास्ट डिजायरेबल से अगली स्टेट। लास्ट डिजायरेबल कौन सी है डायग्राम में, थर्ड। उससे अगली यानी 2 पे प्रीसेट करोगे, तो हमें यहां प्रीसेट करना है। अब प्रीसेट करने के 2 तरीके हैं, मिन टर्म और मैक्स टर्म, ठीक है। तो पहले मैं बात करता हूं एक्टिव हाई प्रीसेट की, ठीक है, या फिर यहां लिख लेते हैं, हम बात कर रहे हैं अब एक्टिव हाई प्रीसेट की। पहले मैं एक्टिव हाई की बात करता हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीसेट को तुम्हें 1 करना है। कब 1 करना है, जब Q2, Q1, Q0 क्या हो जाए, 0 1 0। अब चाहे तो इसकी पूरी मिन टर्म बना लो। मिन टर्म कैसे बनेगी कि प्रीसेट इक्वल टू Q2 बार, Q1, Q0 बार, ठीक है। और अगर इसको मैक्स टर्म की टर्म्स में रियलाइज करना है तो क्या करो, प्रीसेट इक्वल टू मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैक्स टर्म का कॉम्प्लीमेंट भी तो मिन टर्म होती है। इसकी मैक्स टर्म क्या होगी, Q2 प्लस Q1 बार प्लस Q0। यानी चाहो तो एंड गेट का यूज कर लो और चाहो तो नॉर गेट का यूज कर लो, दोनों चीजें कर सकते हो। अब देखो कैसे दिखाओगे, अगर ये प्रीसेट है, वैसे जनरली जो है ना प्रीसेट ऊपर दिखाते हैं फ्लिप फ्लॉप में, लेकिन हम नीचे दिखा रहे हैं। तो इसमें एंड गेट में क्या क्या जाना चाहिए, Q2 बार, Q1 बार, सॉरी Q2 बार, Q1 और Q0 बार, ठीक है। ये गया एंड गेट का आउटपुट। एंड गेट में जाएगा Q2 का बार, ठीक है, Q1 जाएगा, और Q0 का बार।
ये चला गया। या फिर एंड गेट की जगह क्या कर सकते हो, नॉर गेट। नॉर गेट करोगे तो नॉर गेट में जाएगा Q2, Q1 का बार और Q0, दोनों तरह से बना सकते हो, मिन टर्म से या मैक्स टर्म के कॉम्प्लीमेंट से। ये बात क्लियर हुई। दूसरा होता तरीका, अगर प्रीसेट होता एक्टिव लो, तो अब मैं बात करता हूं एक्टिव लो प्रीसेट की। एक्टिव लो प्रीसेट होता तो हम क्या कहते कि भाई प्रीसेट को 0 कर दो जब Q2 Q1 Q0 क्या है, जब Q2 Q1 Q0 है 0 1 0। तो इसके लिए क्या यूज होती, मैक्स टर्म। मैक्स टर्म यूज होती तो क्या लिखते, Q2 प्लस Q1 बार प्लस Q0, या क्या कर सकते थे, मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट। मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट होता Q2 बार Q1 Q0 बार का बार, और दोनों चीजें बराबर हैं। अगर डी मॉर्गन लॉ लगाओ तो दोनों चीजें बराबर हैं। तो यहां भी तुम चाहो तो मैक्स टर्म यूज कर सकते हो या मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अगर यूज करोगे तो ये क्या है, और गेट। इसको यूज करोगे तो नैंड गेट। तो एक्टिव लो में और गेट या नैंड गेट का यूज करते हैं। तो अब देखो कैसे, प्रीसेट बार प्रीसेट बार प्रीसेट बार, तो यहां पे क्या लग जाएगा, एक एक बबल। यहां पे एक एक बबल लगा दो। एंड गेट की जगह क्या लगा दो, और गेट। अब सिग्नल क्या भेजना है, और में Q2 भेजना है, Q2 का बार नहीं। ये आया Q2। Q1 का बार भेजना है, Q1 नहीं। तो ये आया अपना, देखो ये आया Q1 का बार। Q0 भेजना है, Q0 का बार नहीं। तो ये आया Q0। ठीक है, तो इस तरह से चेंज कर सकते हो। अब ये किसके लिए बन गया, एक्टिव लो के लिए। तो दोनों तरह से बना सकते हो। लेकिन अब याद करो, जो मैंने पिछले काउंटर में डिस्कशन किया था, मैंने बोला था जब सारे वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो ये ऑप्टिमाइज्ड लॉजिक नहीं है। तो ये वाला पॉइंट यहां भी लिखो, सिंस वी आर यूजिंग all the three variables, since we are using all the three variables, it is not an optimized logic. It is not an optimized logic to set the counter. To set the counter. तो मैंने ये बोला था एक ऐसी यूनिक चीज पता करना जो सिर्फ रीसेट करने के टाइम पे होती हो, उसके पहले ना हो। अब देखो रीसेट करने के टाइम पे स्टेट कौन सी है, 0 1 0। 0 1 पहले भी आया था तो ये तो नहीं हो सकता। 1 0 1 0 पहले भी आया था, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 0 0 0 0 पहले कभी नहीं आया। देखो एक साथ Q2 और Q0 0 कभी नहीं थे। 0 0 पहली बार आ रहा है, यानी इसकी यूनिकनेस इन दोनों बिट्स में है कि ये दोनों बिट्स साथ में क्या है, 0 है। तो मैं ये बोलता हूं प्रीसेट व्हेन Q2 Q0 इज इक्वल टू 0 0। तो एक्टिव हाई में क्या बोलोगे, अब एक्टिव हाई में बोलोगे प्रीसेट इक्वल टू, मिन टर्म लिखोगे Q2 बार Q0 बार। ठीक है, या एक्टिव हाई में लिखने के लिए ना एक काम और कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, अंदर वाले बार को डी मॉर्गन से खोल लो। तो ये क्या हुआ, एंड, और ये क्या हुआ, नॉर। दोनों चीजें यूज हो सकती हैं। एक्टिव लो के लिए क्या करोगे, मैक्स टर्म लिखोगे। 0 0 में मैक्स टर्म क्या होगी, Q2 प्लस Q0। और अगर इसी का बार कर लो, बार का बार भी तो लगा सकते हो इस पे, अंदर वाले बार को डी मॉर्गन से खोल लो। तो ये क्या हो गया, नैंड गेट। और ऊपर वाला क्या था,
और गेट। ठीक है, तो मिनिमाइज करने के लिए लॉजिक को हमेशा क्या ध्यान देना है कि सारे आउटपुट वेरिएबल्स का यूज नहीं करना, हमें उसमें से एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न ढूंढना है जो पहले कभी किसी स्टेट में ना आया हो। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इतनी बात समझ आती है किस तरह से करना है। तो रिपल डाउन काउंटर में कौन से इनपुट का यूज किया है? प्रीसेट का। रिपल अप काउंटर में यूज किया है क्लियर का। तो एक पॉइंट लिखना, if in a counter clear input is shown, if in a counter clear input is shown, we assume initial state as all zeros, and if preset input is shown, we assume initial state as all ones, ठीक है। प्रीसेट दिखाएंगे तो शुरू में सबको 1 मान लेना, क्लियर अगर दिखाएंगे तो सबको 0 मान लेना। तो किसी काउंटर में अगर इनिशियल स्टेट कभी कभी नहीं गिवन है तो तुम्हें पता करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन सर्किट क्या है। ये बात क्लियर होती है? ये क्लियर है नॉन बाइनरी काउंटर कैसे बनता है? तो बस एक लॉजिक गेट एक्स्ट्रा यूज होता है। अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन बना के लिखो, डिजाइन अ mod 5 ripple down counter when all flip-flop are initially reset, ठीक है। तो इस बार मैंने सबको क्या मान रखा था? प्रीसेट। अगली बार तुम्हें क्या मानना है? रीसेट। ठीक है। अच्छा देखो, इसी के अंदर अगर मैं तुमसे ये पूछता आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बता दो, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी के लिए अगर पैटर्न देखोगे क्यू नॉट में कैसा आ रहा है, क्यू नॉट का पैटर्न देखो 1 0 1 0 1, फिर ये 0 नहीं आता क्योंकि ये आते ही प्रीसेट हो गया, क्या आया 1 1, यानी पैटर्न रिपीट कितने के बाद होगा? 6 के बाद। अगर 6 के बाद रिपीट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी f/6, इसकी फ्रीक्वेंसी भी f/6, ठीक है। सॉरी 5 के बाद, यहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना, तो 5 के बाद हो रहा है तो f/5 और इसकी भी f/5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? अगर इस वाले में मैं फ्रीक्वेंसी पूछ लूं तो तुम क्या करो, हर बिट का पूरा पैटर्न निकाल लो, एक साइकिल का पैटर्न निकाल लो और ये देख लो उसमें रिपीटिंग सीक्वेंस क्या है। ये मत बोलना कि 1 0 रिपीट हो रहा है, 1 0 होता तो यहां भी एक 0 होना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे, 5 बिट का पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? f/5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता हूं। दोबारा समझो तरीका क्या है, एक पूरी साइकिल में हर आउटपुट का पैटर्न लिख लोगे 0 और 1 का, और उसमें देखोगे रिपीटिशन में कितनी बिट्स आ रही हैं, f डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ बिट्स इज द फ्रीक्वेंसी। f क्या है यहाँ पे? f इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक बार जो हमने पिछला काउंटर कवर किया था ना, पिछला काउंटर क्या था अपना? पिछला काउंटर था mod 6 रिपल अप काउंटर। तो mod 6 में हम कहां से कहां तक गए थे? 0 से लेके 5 तक। जरा देखो कौन कौन सी स्टेट बनी थी? 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, यहां तक बनी थी ना। अब देखो इसका पैटर्न देखो, इसके पैटर्न में क्या आ रहा है? 0 1 0 1 0 1, यानी यही रिपीटिंग सीक्वेंस है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बनी f/2। इसके में आ रहा है 0 0 1 1 0 0, दोबारे 1 1 नहीं आ रहा, तो तुम ये कहोगे 6 बिट रिपीट हो रही हैं,
अगर ये 6 बिट रिपीट हो रही है तो f/6। इसमें देखो 4021 रिपीटिशन तो आया ही नहीं, जब रिपीटिशन आया ही नहीं तो इसकी भी f/6। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूरे पैटर्न में ये देखना पड़ता है क्या मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहां 0 1 का पैटर्न 3 बार आ गया, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी f/2। यहां देखो 2021, अगर तुम्हें लगता है ये रिपीट हो रहा है तो अगला पैटर्न भी क्या होना चाहिए 2021, लेकिन 20 तो मिले, 21 नहीं मिले। इसका मतलब है ये 4 बिट का पैटर्न रिपीट नहीं होता है। अगर 21 और मिल जाते तब मैं कहता है 4 बिट का पैटर्न रिपीट होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f/6। और इसके अंदर देखो 4021 कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इसीलिए f/6। तो तुम्हें रिपीटिशन चेक करना है एक पूरी साइकिल में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ऐसा करके मैं एनईटी टाइप क्वेश्चन भी दे सकता हूं, एक काउंटर बना दूंगा और ये पूछ लूंगा फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट Q2। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है। और इसके अंदर एक पॉइंट और अच्छे से याद रखना, जो मैंने बताया, अगर प्रीसेट और क्लियर एसिंक्रोनस की जगह सिंक्रोनस हो गए तो काउंटर का मॉड 1 से इंक्रीज हो जाता है, जो भी मॉड एसिंक्रोनस में आता उससे 1 ज्यादा आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम काउंटर से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो मैंने अभी होमवर्क में दिया है, मॉड 5 रिपल डाउन काउंटर विद इनिशियली रीसेट। वहां से अपना डिस्कशन हम लोग शुरू करेंगे। तो वो एक बार डिजाइन करके रखना पूरा, जैसा भी मैंने समझाया है, ये पूरा डिजाइन करना, और फिर हम रिपल काउंटर या एसिंक्रोनस काउंटर में डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले आज का होमवर्क प्रॉब्लम। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।